हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक माई असाइनमेंट पर। आज हम एमबीए के स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट प्रोजेक्ट गाइड लेकर आए हैं जो सिर्फ जनरल एमबीए के लिए ही नहीं बल्कि एमबीए के डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लिए भी यूज़फुल होगी। अगर आप इग्नू या किसी भी यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोजेक्ट बनाते वक्त चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन बनेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना एमबीए प्रोजेक्ट इफेक्टिवली प्लान और प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे आपका स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये ट्यूटोरियल आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करेगा जो आपके एमबीए स्पेशलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को हाई क्वालिटी और इम्पैक्टफुल बनाएगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बताऊंगा कि आप इस तरीके का प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना बना सकते हो। एक आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। तो आपको ये पता होगा कि प्रोजेक्ट को हमें 2 पार्ट्स में बनाना होता है। पहले हमें प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाना होता है जिसे हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं, और ये एक ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होता है और उसके बाद आपको इग्नू से एक अप्रूवल लेटर मिलता है, जिसके बाद आप मेन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। तो सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होने के बाद शुरू होता है एक्चुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का फेज़, और ये पार्ट डिटेल होता है जिसमें आप अपने रिसर्च फाइंडिंग्स, एनालिसिस और कंक्लूजन को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। बट प्रोजेक्ट प्रपोजल और रिपोर्ट बनाते वक्त ये ज़रूरी है कि हमारा प्रोजेक्ट इग्नू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही तैयार हो। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस को ध्यान से समझना होगा। जब गाइडलाइंस क्लियर हो जाए तब आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपको अपने प्रोजेक्ट की गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अब ये सवाल आता है कि आप गाइडलाइन कैसे पता करेंगे। तो इसका जवाब सिंपल है, गूगल का यूज़ करके आप इजीली गाइडलाइन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर एमबीए का MMPP 001 प्रोजेक्ट का गाइडलाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा इग्नू MMPP 001 प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो ये सर्च रिजल्ट आ जाते हैं हमारे सामने। तो यहाँ से हमें ई ज्ञान कोर्स से गाइडलाइंस PDF यहाँ पर डाउनलोड करना है। वैसे ये PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे तो MBA की ओल्ड स्पेशलाइजेशन के लिए MMPP 001 कोड यूज़ किया जाता है, बट इग्नू ने ना अभी 4 न्यू स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस किए हैं। उनमें से एक MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आपको MHHP 021 कोड है, और MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको MAMP 060 कोड है। और बाकी के 2 MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और MBA इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया। इसके लिए इन चारों की गाइडलाइंस की PDF अभी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए, जब मैं यहाँ पर इग्नू MHHP 021 प्रोजेक्ट गाइडलाइन सर्च करता हूँ तो उसके बारे में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें इग्नू की तरफ से। बट अगर हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर आके स्क्रॉल करके स्कूल ऑफ स्टडीज़ में स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद आवर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए MHHP 021 प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है। तो ये प्रोजेक्ट का कोर्स कोड MHHP 021 है और ये 6 क्रेडिट का कोर्स है। और इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि इन दिस कोर्स स्टूडेंट नीड्स टू डू अ प्रोजेक्ट कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यू। यानी कि इसमें ना आपको हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यू के ऊपर या फिर इश्यू से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो इतना यहाँ पर पता चलता है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन की PDF इग्नू की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है। और बाकी के जो न्यू स्पेशलाइजेशन है उनके बारे में भी अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिला है, बट लगभग इनमें भी यही गाइडलाइन अप्लाई होगा। खाली हमें यहाँ पर कोर्स कोड अलग लिखना है और प्रोजेक्ट का टॉपिक हमारे स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो जब हमें इन 4 स्पेशलाइजेशन के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना, तब हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, यानी कि इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट बनाएंगे और उसमें इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अभी के लिए ना हम MMPP 001 की गाइडलाइन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि आपको प्रोजेक्ट कहाँ पर सबमिट करना है। तो सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस देखते हैं कि अगर आप ना ODL मोड के स्टूडेंट हो और आपका प्रोग्राम कोड इनमें से कोई है तो आपको अपना सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर में सबमिट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट है तो आपको अपना सिनॉप्सिस LMS पोर्टल के थ्रू इग्नू में सबमिट करना होगा। तो ये पोर्टल आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको गूगल में सर्च करना है इग्नू LMS पोर्टल। तो आपके सामने ये सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हो। उसके बाद सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप ODL मोड के स्टूडेंट हो तो आपको अपना प्रोजेक्ट इग्नू के हेड ऑफिस में सबमिट करना होगा, जिसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। न्यू दिल्ली में आपको अपना प्रोजेक्ट भिजवाना होगा या फिर सबमिट करना होगा जाकर। और अगर आप ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट है तो आप LMS पोर्टल के थ्रू सबमिट करेंगे। फिर यहाँ आगे देखेंगे तो ये बताया गया है कि आपका ये प्रोजेक्ट 8 क्रेडिट का होगा, यानी कि 2 कोर्स के बराबर है। और इसका पर्पज़ है कि आपको सिखाना है कि कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और टूल्स का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही प्रोजेक्ट आपके प्रोग्राम के स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए अभी ना गाइडलाइन को समझने से पहले हम प्रोजेक्ट प्रपोजल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे हमें सिनॉप्सिस बनाना है और किस पेज में क्या लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट पेज में देना है, यानी कि फर्स्ट पेज का ये फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद हमें सेकेंड पेज में परफॉर्मा ऐड करना है और ये परफॉर्मा ना इसी गाइडलाइन के PDF में आप देखोगे तो लास्ट पर दिया गया है। तो देखिए ये जो परफॉर्मा है इसे आपको फिल करके आपको सेकेंड पेज में रखना है। उसके बाद थर्ड पेज में आपको बायोडेटा ऑफ गाइड विद देयर सिग्नेचर एंड डेट, यानी कि यहाँ पर आपको अपने गाइड का बायोडेटा ऐड करना है। और उसके बाद वाले पेज में आपको मेन बॉडी ऑफ सिनॉप्सिस लिखना है, यानी कि यहाँ से मेन सिनॉप्सिस चालू होता है। तो हमें ना मेन बॉडी ऑफ सिनॉप्सिस के लिए हमें इस गाइडलाइन के PDF को फॉलो करना है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बाय स्टूडेंट। तो देखिए टॉपिक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने पसंद का कोई टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि अगर वो आपके स्पेशलाइजेशन के एरिया से रिलेटेड हो और टॉपिक का टाइटल ना क्लियर और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, जो कि प्रोजेक्ट के मेन सब्जेक्ट को डिफाइन करे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि किससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स होने चाहिए। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक हो सकता है, या फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी के ऊपर आपका कोई टॉपिक हो सकता है, या फिर फील्ड स्टडी के ऊपर आपका टॉपिक हो सकता है। लेकिन अभी आप ये पूछोगे कि मैं एक अच्छा टॉपिक कैसे सिलेक्ट करूं, तो इसका आंसर है bookmyassignments.com। तो आपको ना हमारे वेबसाइट bookmyassignments.com पर आकर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फ्री रिसोर्सेज पर क्लिक करके अपना प्रोग्राम कोड लिखना है। जैसे कि अभी मैं MBA लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारे MBA के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर किसी एक पर क्लिक करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और रिपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट टॉपिक्स भी दिए गए हैं। आप इनमें से भी कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बुक माई असाइनमेंट पर जाना है और वेबसाइट की लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ गाइड। तो देखिए अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक गाइड चूज़ करना होगा जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो और आपको गाइड कर सकता हो। तो देखिए गाइड को सिलेक्ट करते वक्त ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं। मैनेजमेंट फैकल्टी जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के हेडक्वार्टर में काम करते हैं उनमें से आपका कोई गाइड हो सकता है, या फिर अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर जो कि स्टडी सेंटर में काम करते हैं और रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उनके पास, तो आप उन्हें भी गाइड ले सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट फैकल्टी जिनके पास 5 साल का PG टीचिंग एक्सपीरियंस हो या जो प्रोफेशनल हो जिनके पास मास्टर डिग्री हो और रिलेवेंट फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस हो। जैसे कि अगर आपका टॉपिक मार्केटिंग से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको गाइड ऐसा सिलेक्ट करना है जिसे मार्केटिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पर, ये इसका क्राइटेरिया है। तो आप अपना गाइड या फिर सुपरवाइज़र इग्नू से भी किसी को ले सकते हो या फिर खुद से भी किसी को फाइंड कर सकते हो।
तो अगर आप अपना गाइड खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस गाइड का बायोडेटा आपको सिनॉप्सिस के साथ सबमिट करना होता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर में देखा 3rd पॉइंट में, यानी कि 3rd पेज में आपको बायोडेटा ऐड करना है। और गाइड को ना प्रोजेक्ट गाइडेंस के लिए 500 का टोकन फ़ी दिया जाता है इग्नू की तरफ से। और फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स में बताया गया कि हर गाइड एक टाइम पर सिर्फ 5 स्टूडेंट को ही गाइड कर सकते हैं और गाइड को अपने कोर स्पेशलाइजेशन एरिया में ही प्रोजेक्ट गाइड करना चाहिए, ये बताया गया है। और उसके बाद 3rd स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस ना आपको गाइड के साथ मिलकर प्रिपेयर करना होता है और सिनॉप्सिस में ये पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, रैशनल, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, लिमिटेशंस, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको जो आपका टॉपिक है उसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना है और रैशनल में क्यों आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड कुछ लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में आपको प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और वो स्टडी के मेन गोल को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर बताना है और प्रोजेक्ट नेचुरल होने चाहिए बिना किसी अजम्पशन के, ये यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज़ लिखने हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो, इससे इंस्पायर होकर आप। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी में इसमें आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, किस टेक्निक या फिर टूल्स का यूज़ करने वाले हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद लिमिटेशन में अगर कोई लिमिटेशन हो उस प्रोजेक्ट का तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद 4th पॉइंट है सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस। तो देखिए सिनॉप्सिस सबमिट करने से पहले आपको ये जरूर से चेक कर लेना है कि परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल में दोनों के साइन होने चाहिए, आपका और आपके गाइड का। और गाइड का एक डिटेल बायोडेटा होना चाहिए जो कि गाइड के द्वारा ओरिजिनल साइन किया गया हो और डेट के साथ हो। लेकिन अगर आपका गाइड अप्रूव्ड काउंसलर है यानी कि इग्नू की तरफ से है तो आपको यहाँ पर गाइड का बायोडेटा देना जरूरी नहीं है। और फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस। यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट एरिया, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ सुपरवाइज़र, स्टूडेंट बीइंग गाइडेड फॉर MMPP 001। तो ये जो आप फिलिंग करोगे ये सारे पॉइंट्स, तो किस तरीके से आपको फिल करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो कि देखिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर परफॉर्मा दिया गया है, उसमें जो आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो किस तरीके से फिल करना है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप वर्ड टू वर्ड इसे पढ़ सकते हो। तो इस PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके वर्ड टू वर्ड इसे पढ़ सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर बताया गया है कि द बायोडेटा ऑफ द गाइड मस्ट हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए गाइड के बायोडेटा में। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ गाइड, फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स, डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप गाइड के बायोडेटा में ऐड कर सकते हो, ये यहाँ पर बताया गया है। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बायोडेटा में अगर ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं है गाइड के तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपका सिनॉप्सिस नहीं लिया जाएगा या फिर अप्रूव नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और फिर यहाँ पर नोट में भी ये बताया गया है कि परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल जो है वो ना करेक्टली फिल होना चाहिए, जैसे कि इंस्ट्रक्शन पहले बताए गए हैं, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको फिल करना है। और फिर ये बताया गया है कि बायोडेटा में सुपरवाइजर के ओरिजिनल सिग्नेचर होने चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो आपका सिनॉप्सिस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको सिनॉप्सिस कैसे सबमिट करना है, कहाँ पर सबमिट करना है, जो कि हमने पहले भी देख लिया है। तो हम आगे जाते हैं। तो 5th पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ सिनॉप्सिस। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल पूरे साल में कभी भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको MMPP 001 रजिस्टर करने के बाद ही रीजनल सेंटर को सबमिट करना होगा। और ये इसीलिए कि ताकि आपको अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कम से कम 8 से 9 महीने मिल सकें और आप अपना प्रोजेक्ट वर्क टाइम पर कंप्लीट करके 4th सेमेस्टर के एंड तक सबमिट कर सकें। और फिर यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप 6 महीने बाद सिनॉप्सिस को सबमिट करते हो, यानी कि जब आपने MMPP 001 के लिए रजिस्टर किया उसके 6 महीने बाद आप सबमिट करते हो, तो रीजनल सेंटर ना ये प्रोजेक्ट प्रपोजल को जल्दी प्रोसेस करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो अगर आप टाइम पर सिनॉप्सिस सबमिट नहीं करते तो आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने का डेडलाइन मिस हो सकता है।
और फिर यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अगर आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट होता है तो आपको अप्रूव्ड परफॉर्मा मिलता है और उसके साथ आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर भी दिया जाता है। और फिर यहाँ पर 6th पॉइंट में बताया गया है कि फीडबैक या फिर कम्युनिकेशन टू द लर्नर। यहाँ पर बताया गया है कि तो सिनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर आपको अप्रूवल या फिर नॉन अप्रूवल के बारे में रिटर्न कम्युनिकेशन मिलता है। और अगर इसमें गाइड को अप्रूवल नहीं मिलता तो स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे में स्टूडेंट को न्यू गाइड सिलेक्ट करना होगा और नए गाइड के सिग्नेचर के साथ प्रोजेक्ट प्रपोजल दोबारा सबमिट करना होगा और ये न्यू प्रपोजल माना जाएगा। और ये भी बताया गया है कि अगर स्टूडेंट खुद से अपने गाइड को बदलना चाहता है तो यहाँ पर उसे न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना होगा जिसमें कि नए गाइड के सिग्नेचर हो और ये न्यू प्रपोजल के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और 7th पॉइंट है रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल नॉन अप्रूव्ड होता है, अप्रूव नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको इवैल्यूएटर के थ्रू कमेंट्स या फिर सजेशन दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट को उन कमेंट्स और सजेशन को ध्यान में रखते हुए रिवाइज्ड प्रपोजल सबमिट करना होता है जिसमें न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा और रिजेक्टेड प्रपोजल के साथ इवैल्यूएटर के कमेंट्स और असाइंड प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ तक हमें सिनॉप्सिस से रिलेटेड पॉइंट्स बताए गए थे। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन में फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होके आता है उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है और इस रिपोर्ट का जो लेंथ है वो 50-60 डबल स्पेस्ड पेज होना चाहिए जो कि 18,000 वर्ड तक ही हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो अभी हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ना आपको इन सभी पॉइंट्स को अपने रिपोर्ट में ऐड करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जैसे कि इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, summary and conclusion, recommendation, limitation and further research, references, annexures। तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बताना है, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना है। ये हुआ आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनल रिपोर्ट आपका बनाओगे उसके लिए मस्ट ये सब होना उसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो कवर पेज में स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, गाइड का नाम और प्रोजेक्ट टाइटल, इस तरीके से आप बेसिक इन्फॉर्मेशन होने चाहिए जो कि हमने सिनॉप्सिस के टाइम पर भी फर्स्ट पेज पर दिया था ना, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर पेज पर आएंगे। और सेकंड है डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट विथ पेज नंबर आपको ऐड करना है। और तीसरा है सभी पेज पे पेज नंबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट के हिसाब से ही आपके पेज नंबर होने चाहिए। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन स्टेपलर का यूज़ आपको नहीं करना है, ये बताया गया है। उसके बाद 5th पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। तो स्टूडेंट और गाइड के दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में, और वो वाला पेज भी यहाँ पर होना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। और ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी वाला जो पेज है ना, आपको इस PDF में ही नीचे मिल जाएगा। तो आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है। तो आपको इसको ना प्रिंट आउट निकालना है और इसको फिल कर देना है और इसे आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड करना है। ये सारे पॉइंट होने चाहिए फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये तो हमने पहले डिस्कस कर दिया था कि कहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो ODL मोड के स्टूडेंट को आपको न्यू दिल्ली में जाकर सबमिट करना होगा या फिर आप वहाँ पर भेज सकते हैं, और ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट को LMS पोर्टल के थ्रू सबमिट करना है रिपोर्ट, ये बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर नोट में बताया गया है कि रिपोर्ट को किसी भी टाइम पर सबमिट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 31 मई के बीच में रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसका रिजल्ट ना जून के एग्ज़ाम के साथ डिक्लेयर होता है। और अगर आप 1 जून से लेकर 30 नवंबर के बीच में सबमिट करोगे रिपोर्ट तो उसका रिजल्ट आपके दिसंबर एग्ज़ाम के साथ डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी कि दिसंबर एग्ज़ाम के रिजल्ट के साथ डिक्लेयर हो जाएंगे, ये बताया गया है। और फिर आगे है वाइवा OSC। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर इवेल्यूटर चाहे ना तो स्टूडेंट को, यानी कि आपको वाइवा देने के लिए भी बुला सकता है। तो उसके लिए भी आपको बाद में नोटिस दिया जाएगा कि आपको वाइवा देना है कि नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा।
और फिर आगे प्लेगरिज्म में बताया गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल वर्क होना चाहिए आपका। अगर प्लेगरिज्म पाया गया तो यूनिवर्सिटी के पॉलिसी के हिसाब से एक्शन भी लिया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आपको ना कहीं से कंटेंट कॉपी नहीं करना है। अगर आप कहीं से रेफरेंस के थ्रू वो कॉपी कर रहे हो तो एज अ रेफरेंस लेके आपको अपने वर्ड में लिखना है और वहाँ पर मेंशन भी करना है, क्रेडिट भी देना है जहाँ से आपने ये रेफरेंस लिया। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। और फिर जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको एक एग्जांपल देंगे जिसमें हम एक सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है एक सिनॉप्सिस। आप इस तरीके से अपना सिनॉप्सिस बना सकते हो। ये हमारा सिनॉप्सिस है और ये रहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आप इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस और रिपोर्ट बना सकते हो। ये एक एग्जाम्पल था। तो ये था हमारा डिटेल्ड गाइड एमबीए के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं इस पर फोकस किया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।